हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और हम कर रहे थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स किस हद तक क्लियर हैं। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और करते हैं एमसीक्यूज। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट करवाया था, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया था, सेमेनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। और देखिए, मैंने आपको ये बताया भी था कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये तीनों के तीनों जो 2009 में मेंस के 2010 में और 2010 में पूछे गए हैं वो क्या है, लगभग एक जैसे हैं। तो समझाने का मतलब ये था, एडवाइस ये करी थी मैं आपको कि कॉन्सेप्ट्स को आपको केवल एक बार पढ़ना है, अच्छी तरह से केवल एक बार समझना है और उसके बाद उससे ट्विस्ट करके एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकता है वो डिपेंड करता है कि पेपर कौन सेट करता है किस तरह से। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी तरह से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया था वो था कि सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। तो इसका आंसर क्या था, फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम्स। दिस इज इनकरेक्ट। एक था आपका fructose, calcium and certain enzymes, fructose and certain enzymes but poor in calcium, and glucose and certain enzymes but has no calcium। तो इसका आंसर नंबर डी आपका करेक्ट था, fructose, calcium and certain enzymes। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि और कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए, ये हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों ने कर लिया था, जिसमें क्या करना था कि डायग्राम को देख करके उसकी नेमिंग करना था और जो सही सीक्वेंस था उसको करेक्ट करना था। तो ये समझाया मैंने आपको ये था कि जो भी जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका आपको क्या क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसकी लेवलिंग करना आना चाहिए और करेक्ट लेवलिंग करने से क्या होता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपने जो करा था कि मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ, क्या था, ऑप्शन नंबर ए था सर्टोली, ऑप्शन नंबर बी था इपिथेलियल, ऑप्शन नंबर सी था स्पर्मेटोसाइट्स और ऑप्शन नंबर डी था लीडिंग सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या था, लीडिंग सेल्स इसका आंसर था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इससे सिक्रीशन होता है मेल हार्मोन्स का। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, लोकेशन क्या होता है लीडिंग सेल्स का, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी, एस्ट्रोजन और पैनक्रियाज ग्लूकोजन। तो जिसने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जिसका क्लियर है वो आंसर कर लेगा इजीली। ठीक है। 14 का आंसर था टेस्टोस्टेरोन दैट इज एंड्रोजन हार्मोन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो इसमें हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ vas deferens, mammary glands, uterus and prostate gland। ये हिस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, इसका है बच्चों आंसर नंबर सी, यूटरस। और ये बहुत कॉमन है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ज्यादा फीमेल्स में कैंसर जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। तो सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे होता है, वजाइना की सर्विक्स में जो होता है कैंसर, उस कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ उसके अलावा दूसरे भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर डेवलप हो जाता है या कभी कभी कैंसर डेवलप होने लग जाता है या कुछ होता है। तो उससे क्या होता है ना कि पूरे पूरे सिस्टम को ही, पूरे पूरे पार्ट को ही
रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से ऑपरेशन करने के बाद, तो उस ऑपरेशन को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस. It may also involve removal of the cervix, ovaries, fallopian tubes and other surrounding structures. अगर मान लीजिए कि फैल चुका है तो पूरा का पूरा सिस्टम भी रिमूव किया जा सकता है, अगर नहीं फैला है तो केवल ओवरीज का ही रिमूवल किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पूरी पूरी ट्यूब का या पूरे सिस्टम का ही रिमूवल कर दिया जाता है। तो इसका हिस्टेरेक्टोमी क्या है? यूट्रस का रिमूवल, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बच्चेदानी का निकाल दिया जाना। ठीक है, तो यूट्रस का मतलब क्या है? गर्भाशय। तो इसके अंदर यहाँ पे सर्विक्स में जब कैंसर का कभी कभी स्टार्टिंग होता है तो उसके बाद इस पूरा गर्भाशय को निकाल दिया जाता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर है, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ diagrammatic sectional view of the human female reproductive system, which set of 3 parts out of 1 to 6 have been correctly identified. अब इसमें क्या है, आपको नाम, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेवलिंग करनी थी वैसे ही इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेवलिंग करनी है। तो जिसने पढ़ा है वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज 2 endometrium, 3 infundibulum, 4 fimbri. Option number B is 3 infundibulum. Option number 4 is fimbri cervix. Option number C is 4 में oviduct funnel, uterus और cervix, और D में 1 है perimetrium, 2 है myometrium, 3 है fallopian tube. तो करेक्टली आइडेंटिफाइड किया गया है। उसमें देखिए ये है वन ये कौन सी लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेड ऑफ हो जाती है, दैट इज एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, 2 है और 3 है क्या? फिम्ब्री, 4 है फिम्ब्री, 3 है इनफंडिबुलम, 5 है सर्विक्स। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 16 का ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, जिसमें 3 इनफंडिबुलम दिया गया है, 4 को फिम्ब्री करेक्ट किया गया है और 5 को सर्विक्स लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, द ओविडक्ट्स, that is fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory ducts, which fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum, जो आपको दिखाई दे रहा है वो 3 नंबर। The edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbri. वो fimbri का structure है जो 4 नंबर में है, which help in the collection of the ovum after ovulation. The uterus is single and it is also called womb. जो uterus था उसको आप womb भी बोलते हैं। Open into vagina through a narrow cervix. So 3 is infundibulum, 4 is fimbri and 5 is cervix. अब क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है? तो कौन सा सबसे ज्यादा नजदीक पार्ट होता है बच्चों? वो होता है इनफंडिबुलम। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, तो ओवरी के सबसे नजदीक कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट सबसे नजदीक है जो है इनफंडिबुलम। और each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. 10 से 12 सेंटीमीटर तक की लंबी एक नली होती है। Extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like projections, जो क्या कहलाते हैं? फिम्ब्री कहलाते हैं, which help in the collection या receiving of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a
wider part of the oviduct called ampulla. उसके ऊपर ampulla होता है, जो कौन सा है, ये वाला पार्ट है ampulla. और उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्या कहलाता है, isthmus कहलाता है, जिसमें जो यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है ये पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, isthmus कहलाता है, जो यहाँ पे यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18. बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड कहाँ कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ऑन द साइड्स ऑफ द हेड ऑफ सम एम्फीबियंस. ऑप्शन नंबर बी, एट द रिड्यूस्ड टेल एंड ऑफ बर्ड्स. ऑप्शन नंबर सी, ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमंस. ऑन आइदर साइड ऑफ वास्ट डिफरेंस इन ह्यूमंस. अब जो पढ़ के नहीं गया उसको यही नहीं समझ में आएगा कि इसने ह्यूमंस लिख दिया है, तो मेल और फीमेल भी, वजाइना मेल में होता है या फीमेल में, है ना. तो बच्चे अगर पढ़ के नहीं जाते हैं तो वहां पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं. बार्थोलिन्स ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमंस. Bartholin's glands are situated on either side of vagina in human females. These glands secrete a fluid that lubricates the vulva during coitus या copulation. Gametogenesis के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि meiotic division of the secondary oocyte is completed. Option number A, prior to ovulation. Option number B, at the time of copulation. Option number C, after zygote formation. And option number D, at the time of fusion of a sperm with an ovum. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही, जब फ्यूजन हो रहा होता है स्पर्म और ओवम का, उसी समय पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है उसी के जस्ट पहले. ठीक है, तो इसीलिए बार बार जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तब मैं आपको बता रही थी कि ओवरी से ओवम नहीं रिलीज होता ओव्यूलेशन के टाइम पे, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है. इन ह्यूमंस द सेकेंडरी oocyte इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्राइमरी oocyte ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन. फिर the secondary oocyte will be halted at this stage of metaphase of meiosis 2 until fertilization takes place. यानी कि secondary oocyte जब रिलीज होता है तो meiosis 2 पे, meiosis के second phase में जाके रुक जाता है और thus when a sperm cell fertilizes the female sex cell, the secondary oocyte rapidly completes the remaining stages of meiosis 2, giving rise to ovum with which the sperm cell unites. यानी कि जिस सेकेंडरी oocyte से स्पर्म सेल यूनाइट करेगा उसी वही ओवम में तब्दील होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का. और ये आपका पूछा गया है नीट 2020 में. द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज. ऑप्शन नंबर ए इज, इन स्पर्मियोजेनेसिस spermatids are formed, while in spermiation spermatozoa are formed. Option number B, in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatids are formed. Option number C, in spermiogenesis spermatozoa from Sertoli cells are released into the cavity of seminiferous tubules, while in spermiation spermatozoa are formed. And option number D is, in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules. पूछा गया है नीट 2018 में. क्वेश्चन नंबर 20 और इसका आंसर क्या होगा पहले आप लोग अंदाजा लगा लें, फिर मैं आपको आंसर बता ही दूंगी. इसका है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules. किस तरह से formation of spermatozoa from spermatids is called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया था, तो जिन बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा उनको ये आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन है 21, विच of the following layers in an antral follicle is acellular? Which of the following layers in an antral follicle is acellular? तो आप सबको पता है कि एक एंट्रम बनता है, जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक एंट्रम बनता है और सेकेंडरी oocyte के बाहर की तरफ स्ट्रक्चर, तो उसको क्या कहते हैं? ए है स्ट्रोमा, बी है जोना पेल्यूसिडा, सी है ग्रेन्युलोसा और डी है थीका इंटरना। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, जोना पेल्यूसिडा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड? कौन सी सेल है जो नॉर्मली गैमेटोजेनेसिस के दौरान डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी एंड स्पर्मेटिड। 22 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड ही रहती है जब तक स्पर्म नहीं बनते, जब स्पर्म बनते हैं तब वो हैप्लॉयड होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल्स विच मैच्योर इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो भी डिप्लॉयड होते हैं। दे देन प्रोड्यूस टू हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस के द्वारा, बाय मियोसिस, और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं हैप्लॉयड completes the meiosis 2 and produce 2 spermatids. Each spermatid develops into a spermatozoon or sperm. Question number 23 is, what is the correct sequence of sperm formation? तो सारे देखने में एक ही जैसा लग रहा है बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स। ऑप्शन नंबर बी इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, spermatids और spermatozoa. Option number C is spermatids, spermatocytes, spermatogonia and spermatozoa. और option number D is spermatogonia, spermatocytes, spermatozoa and spermatids. तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ। कैसे? Spermatogenesis is the process of formation of haploid spermatozoa from diploid spermatogonia. तो फर्स्ट आपका स्पर्मेटोगोनिया हो गया, और उसके बाद inside the testis of the male at sexual maturity the undifferentiated primordial germ cells divide several times by mitosis to produce a large number of spermatogonia और sperm mother cells, जिसको आप germ cells के नाम से भी जानते हैं। Each spermatogonium actively grows to a larger primary spermatocyte by obtaining nourishment from the nursing cells. और nursing cells कौन सी होती हैं? सर्टोली cells होती हैं। सर्टोली नाम क्यों था? क्योंकि सर्टोली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस cells को ढूंढा था। The phenomenon of the formation of primary spermatocytes from spermatogonia is called meiosis 1. Each secondary spermatocyte completes the meiosis 2 and produces 2 spermatids. Each spermatid develop into a spermatozoon or sperm. Similarly, in females, oogonia are the diploid cells from which, through meiosis, polar bodies and single ovum are produced. क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये 23 वाला क्वेश्चन आपका नीट 2013 में पूछा गया था। द फिगर शोज अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी. Select the option which gives the correct identification of either A or B with function characteristics. ये है आपका, ये आपके डायग्राम आपके बुक में दिया गया है ना? डायग्राम आपके बुक में ये दिया गया है, बस लेवलिंग इसमें नहीं दी गई है, तो लेवलिंग आपको खुद पहचानना होगा। ऑप्शन नंबर ए है, ये जो बी दिखा रहा है लेवलिंग, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। ऐसा ये डायग्राम कहना चाह रहा है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम है और ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। बी है कि ए जो है ये टर्शियरी फॉलिकल है और ये फॉर्म्स ग्राफियन फॉलिकल। सी ऑप्शन क्या कहता है कि बी जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम है और ये सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। और डी ऑप्शन क्या बताना चाह रहा है कि ए है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte है और इट इज इन द प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन।
इसका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर, पहले अंदाजने की कोशिश करो बच्चों कि क्या सही है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन। ठीक है, और वो जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि द जोना ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीका सेल्स जो होती हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, जो ओवरी के अंदर, वो ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन सम सराउंडिंग कैपिलरीज आर कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, जो आपका टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसके बाद द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन एंड इन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड प्रोजेस्टेरॉन अंटिल द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। मतलब अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। In the absence of fertilization, the life span of corpus luteum is 14 days, यानी 14 days के बाद क्या होता है, वो degenerate होना शुरू हो जाता है into corpus albicans, which is mainly a scar tissue. ठीक है, अब ये कर्नाटका के नीट में 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, which one of the following statements is false in the respect of viability of mammalian sperm? Sperm is viable for only up to 24 hours. Option number B, survival of sperm depends on the pH of the medium and is more active in alkaline medium. Option number C is viability of sperm is determined by its motility. And option number D is sperms must be concentrated in a thick suspension. 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर है 25, और इसका आंसर क्या है कि स्पर्म्स रिमेन्स वायबल फॉर 48 आवर्स टू 72 आवर्स, यानी कि ए। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट है, क्योंकि ये 48 टू 72 आवर्स तक रहते हैं। और ये इसमें जो एग्जैक्ट है 48 टू 72 आवर्स ये नहीं है उसमें ऑप्शन में, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए पर ही करेक्ट टिक करेंगे, क्योंकि 72 आवर्स तक ही अनवांटेड 72 पिल्स का जो इजाद किया गया उसका रीजन यही रहा होगा। Which one of the following statement about human sperm is correct? क्या है? Option number A is acrosome has a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg resulting in fertilization. Option number B is the sperm license in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. Option number C is acrosome serves as a sensory structure leading the sperm towards the ovum. And option number D is acrosome serves no particular function. 2010 में पूछा गया है ये, 26 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है the sperm license in the acrosome dissolve the egg envelopes facilitating fertilization. acrosome में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिसॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोम क्या है? is a cap-like structure on the front end of spermatozoon. It breaks down just before fertilization. The acrosome reaction कहते हैं जिसको releasing number of hydrolytic enzymes, also called sperm lysins, that assist penetration between the follicle cells that still surrounds the ovum. और उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी ने किए आज, और इन क्वेश्चंस को देख करके आप लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हर एक लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि एक एक लाइन से भी 4-4 क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो पढ़ते समय हमेशा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, और जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसको आप पॉइंट वाइज नोट भी करते चलें। इससे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में अच्छी हेल्प हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।